नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। दाल पर सरकार सख्त हो गई है। सरकार की जमाखोरी के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। आगे इस खबर पर रहेगा फोकस, साथ ही कच्चे तेल पर भी रखेंगे नजर। लेकिन आपके सवाल है अगर तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-209-7890 और अब आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए हमारा नंबर है 7045220000। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सवालों के जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। दाल की जमाखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में सरकार। मामले पर आईबी ने सौंपी रिपोर्ट। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। कैस्टर वायदा पर पाबंदी को लेकर सेबी ने एनसीडीईएक्स से सफाई मांगी। पूछा किन हालात में बंद किया वायदा। सीएनबीसी आवाज एक और एक्सक्लूसिव खबर। एनसीडीईएक्स कैस्टर वायदा पर रोक से हाजिर में हड़कंप। गुजरात की मंडियों में दाम 3000 रुपए से नीचे लुढ़का। कच्चे तेल में शुरुआती गिरावट खत्म। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम 2.5% उछला। ब्रेंट $34 के पास। और सीएनबीसी आवाज ने की सबकी बोलती बंद। बिजनेस चैनल में लगातार नंबर 1, निकटतम प्रतिद्वंदी से करीब 2 गुना बढ़ा। ईटी नाउ से 12 गुना आगे। गाट कर दाल की कीमतें बढ़ाने वाले कारोबारियों पर सरकार चौतरफा कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय इस बारे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चिट्ठी भी लिख रहा है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए चलते हैं अपने दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, इस मामले में ईडी, सीसीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी शामिल हो गए हैं। लगता है मामला काफी बड़ा हो रहा है। किस तरह के आरोप लग रहे हैं? दाल इंपोर्टर पर और दाल के कारोबारियों पर कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं। सबसे गंभीर आरोप ये लगा है कि विदेशों में इन लोगों ने दाल की जमाखोरी की है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन भारत में इंपोर्ट नहीं किया है और इसके जो पैसा लिया गया वो हवाला के जरिए पैसा गया है। इस वजह से कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चिट्ठी लिखी है और ईडी को कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और जो संभावित नाम है इंपोर्टर्स के, उनके भी नाम सौंपे गए हैं। दूसरा आरोप ये लगा है कि जानबूझ के 5 से 6 इंपोर्टर ने 60 गांठ करके ये सारा काम किया और दाल की होर्डिंग की है। तो इस पे जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत जो मामला बनता है, इसके लिए सीसीआई को भी कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी है और कहा कि इन लोगों के कार्टेलाइजेशन की जांच की जाए। तीसरा गंभीर आरोप ये लगा है इन लोगों ने टैक्स छूट का गलत फायदा उठाया है। दाल इंपोर्ट करने पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है क्योंकि घरेलू बाजार में कीमतें कम करने में मददगार साबित होती हैं। लेकिन इंपोर्टर ने दाल इंपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और इस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इनके पीछे पड़ा है और आने वाले दिनों में इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन लक्ष्मण, फिर किस तरह का एक्शन हो सकता है? अब आगे की जो कार्रवाई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैबिनेट सचिव की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। उसमें यह रणनीति तय की जाएगी कि दाल इंपोर्टर जिन पर ये आरोप लग रहे हैं उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए, किस तरीके से दूसरे रास्ता अपनाया जाए ताकि आइंदा से ही ऐसी कार्रवाई, ऐसे सांठगांठ ना कर सके। और साथ ही साथ कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं, वो उन सबकी जल्द ही बैठक होगी कैबिनेट सेक्रेटरिएट में और फिर इस रणनीति को अंतिम रूप दे करके इस पर सरकार आगे अपना रुख साफ करेगी, आगे कदम उठाएगी। इस बीच सरकार की कोशिश ये है कि घरेलू बाजार में जहां जहां इस तरह के कारोबारी हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर तेज कार्रवाई की जाए, इनकम टैक्स की कार्रवाई तेज की जाए, ईडी की कार्रवाई तेज की जाए। ऑलराइट लक्ष्मण, बहुत बहुत धन्यवाद वो सारे अपडेट के लिए। तो दाल पर सरकार सख्त होने जा रही है। पहले से ही काफी ज्यादा सख्ती दिखाई है सरकार ने दाल की कीमतों को लेकर, लेकिन अब और बड़े पैमाने पर एक्शन लिया जा सकता है। हमारे साथ आईआईएफएल के हितेश जैन और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ रहे हैं। अनुज, सबसे पहले बातचीत आपसे, इस वक्त जो दाल पर बड़ी खबर है उसी के बारे में बात करते हैं। काफी बड़े एक्शन की तैयारी है, तो ऐसे में चने पर आपका क्या नजरिया है?
देखिए मुग्धा, अगर हम देखें तो अगर हम 2015 के आखिरी दौर की बात करें तो उस टाइम भी गवर्नमेंट ने स्टेप लिए थे। इवन गवर्नमेंट ने कहा था कि हम बफर स्टॉक भी बनाएंगे पल्सेस को लेकर। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पिछले 2015 के लास्ट क्वार्टर से ही गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव हो गई थी इस चीज़ को लेकर। हमने देखा भी है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी होल्डर्स को पकड़ा भी है और गवर्नमेंट ने जो पल्सेस थी उसकी बफर स्टॉक बनाने की तैयारी भी की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली चने के ऊपर पड़ेगा। हमने देखा है कि उस इम्पैक्ट के बाद जहाँ चने के भाव करीबन 5200 के आसपास चल रहे थे, वो टूटकर करीबन नीचे 4500 के आसपास आ गए थे। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। मुझे लगता है कि अगर अब दोबारा गवर्नमेंट को ज़्यादा स्टेप लेती है और अगर जो दालों को अगर होर्डिंग रोकती है तो कहीं ना कहीं दोबारा से इम्पैक्ट पड़ेगा चने के ऊपर नेगेटिव, और हम देखेंगे कि पल्सेस के भाव दोबारा से नीचे आते हुए दिखाई देंगे। राइट, लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि सेबी ने एनसीडीएक्स से कैस्टर वायदा पर सफाई मांगी है। आपको याद दिला दें, कल एनसीडीएक्स ने एक सर्कुलर जारी करके कैस्टर वायदा पर रोक लगा दी थी। सूत्रों का कहना है कि सेबी ने एक्सचेंज से पूछा है कि आखिर किन हालातों में कैस्टर वायदा को बंद करने का फैसला लेना पड़ा है। दरअसल कल एकाएक एक्सचेंज ने कैस्टर वायदा को बंद करने का ऐलान कर दिया और कहा कि ये उसका खुद का फैसला है। सुनिए एक्सचेंज के एमडी समीर शाह ने सीएनबीसी से आवाज से बात करते हुए क्या कहा। हमारे सर्वेलेंस में 11 जनवरी के बाद काफ़ी वर्स सिचुएशन डेवलप हुई। बहुत ज़बरदस्त कंसंट्रेशन ओपन इंटरेस्ट का और लॉन्ग पोजीशन फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में पैदा हुआ और ये सब 11 जनवरी के बाद से शुरू हुआ। तो बहुत हाई लेवल कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में था और उस कॉन्ट्रैक्ट में भी बहुत हाई लेवल कंसंट्रेशन लॉन्ग साइड पे कुछ मेंबर्स और कुछ गिने चुने क्लाइंट्स में ये कंसंट्रेशन था। प्राइसेस 20% से ऊपर गिर चुके और काफी मार्केट इक्विलिब्रियम पे और मार्केट इंटेग्रिटी में काफी स्ट्रेन हमको नोटिस में आया और ये मार्केट इक्विलिब्रियम और मार्केट इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको ये एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा। राइट, तो फिलहाल ये है कैस्टर पर अपडेट, डेवलपिंग स्टोरी है। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन चलिए इस वक्त कमोडिटी बाजार की तरफ किस तरह का कारोबार हो रहा है उस पर नजर डालते हैं। कच्चे तेल में जो हमने शुरुआत में बढ़त देखी थी वो थोड़ी कम हुई है। इनफैक्ट काफी उठापटक आप मानेंगे। शुरुआती गिरावट के बाद अब इसमें करीब 2.5% की तेजी आ चुकी है। ब्रेंट का दाम $34 के पास पहुंच गया है। लेकिन सोने में काफी छोटे दायरे में आज कारोबार होता हुआ दिखा। वहीं बेस मेटल्स की बात करें तो वहां पर आज तेज गिरावट है। कल याद रखिए काफी तेज से एक बड़ा मूव देखने को मिला था पॉजिटिव साइड में। कॉपर 0.5% नीचे है, जिंक करीब 1.5% गिर गया है। लेकिन एग्री कमोडिटीज में सरसों को छोड़कर आज चारों ओर तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन आज के एक्सपर्ट्स की हॉट पिक समझते हैं। हितेश, आपकी तरफ से आज की हॉट पिक्स क्या है? मैं दोनों प्रेशियस मेटल बाय करना प्रेफर करूंगा आज के लिए। मैं कुछ 26,680 पे गोल्ड बाय करना प्रेफर करूंगा। टारगेट 26,900 रहेगा एंड स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 26,530। चांदी बाय करना प्रेफर करूंगा 35,050। टारगेट रहेगा 35,650 एंड स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 34,600। ओके, और अनुज आपकी तरफ से क्या होंगे टॉप ट्रेड्स? देखिए हमारी तरफ से टॉपिक में दो कमोडिटी जो कि दोनों सेल रिकमेंड हैं। पहली कमोडिटी मैंथा ऑयल है। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली करके चल सकते हैं करीबन 885 के राउंड में। स्टॉप लॉस करीबन 900 का रहेगा। टारगेट करीबन 845 तक देखने को मिल सकता है। वहीं हमने देखा कि आरएम सीट में कंटिन्यूस गिरावट हावी होती हुई दिखाई दी है। तो आरएम सीट के अंदर हमने सेल रिकमेंड किया है। करीबन 3870 के राउंड बिकवाली करके चले। स्टॉप लॉस करीबन 3920 का, टारगेट करीबन 3800 तक देखने को मिल सकता है। ओके, लेकिन हितेश आपसे इस वक्त कच्चे तेल पर व्यू लेना चाहेंगे। काफी बड़े मूव्स दिख रहे हैं एंड ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव साइड में थोड़ा भी कच्चा तेल जाता है तो इतनी सारा शॉर्ट बिल्डअप था कि जोरदार तेजी आना लाजमी है। लेकिन फिर भी 34 के स्तर देखना आपने एक्सपेक्ट किया था इतनी जल्दी आएंगे? नहीं, शॉर्ट कवरिंग तो डेफिनेटली हो रही है, पर दूसरा ये भी जो वेग रिपोर्ट्स चल रहे हैं कि ओपेक और नॉन ओपेक के प्लेयर्स मिलके कुछ ना कुछ एक प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स लेंगे, पर दीज आर वेग रिपोर्ट्स क्योंकि अभी तक कॉन्क्रीट मेजर्स अनाउंस तो हुआ नहीं। कोई भी प्लेयर आगे सामने से बोल रहा नहीं है कि हम इतना आउटपुट करेंगे। देखिए अभी जैसे ये बात कर रहे थे सऊदी अरेबिया जो मेन लीडर है हु कॉल्स द शॉट इन ओपेक, वो बता रहे हैं कि अगर नॉन ओपेक में जो रशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो करता है आउटपुट कट, तो वो ओपेक भी साथ में मिलकर एक ऑर्केस्ट्रा
फ्रस्ट्रेटेड मूव कर सकते हैं। पर अगर आप रशिया का हाल देखें कि रशिया अभी भी आउटपुट मेंटेन करने का कारण ये है कि जो करेंसी उनकी जो डेप्रिशिएट हो रही है, दैट इज इंश्योरिंग दैट उनका जो रियलाइजेशन कैश है जब तक वो एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल का, उनका उतना ही मिलता है। फॉर इंस्टेंस टेल यू, जब ऑयल $100 पर बैरल था या $90 पर बैरल था, रशियन रूबल अगेंस्ट US डॉलर इज टू कोट अराउंड 33-34, नाउ इट कोट्स अराउंड 82-83। तो मोटा मोटी ये हुआ कि ऑयल 100 से 30 आ गया, पर रूबल 30 से 80 आ गया, मतलब 3 टाइम्स लिटरली डेप्रिशिएट हो गया। तो जब वो एक्सपोर्ट करते हैं और उनको जो रेवेन्यू डोमेस्टिक करेंसी में मिलता है, उनको रियलाइजेशन उतना ही हो रहा है, इसलिए दे आर स्टिल मेंटेनिंग आउटपुट। तो मुझे अभी तक साइंस दिख रहा नहीं है। जो नेक्स्ट ओपेक की जो मीटिंग है वो जून में है, और जून के पहले कोई मूव होगा it is difficult to fathom or understand, वो होने वाला नहीं है। तो आई थिंक प्राइस ये जो भी तेजी आई है वो शॉर्ट कवरिंग है, और हमें हमेशा मानता हूँ कि एनी शॉर्ट कवरिंग इज नॉट अ प्रीकर्सर टू सस्टेनेबल और सब्सटेंशियल रिकवरी इन प्राइजेस। और जो भी मुझे लगता है टिकाऊ नहीं है, और इवेंचुअली 34-35 का जो रेंज है WTI पे ब्रेंट पे, वहां पे एक वापस सेलिंग आएगी और इवेंचुअली मूव बैक टुवर्ड्स $31-32 पर बैरल लेवल्स। ओके, तो इस वक्त आप क्या सजेस्ट करेंगे, करना क्या चाहिए कच्चे तेल में? आई थिंक आई विल नॉट चेज द रिसेंट अपसाइड। मैं थोड़ा रुकूंगा, हो सकता है जैसे MCX फ्रंट पे बात करें तो 40-50 रुपए की तेजी आ सकती है, और वहां पे यहाँ से 40-50 रुपए के हायर लेवल्स पे मैं बेचना प्रेफर करूंगा। ऑलराइट, तो अराउंड 2300 के से थोड़ा कम में आप बेचना पसंद करेंगे कच्चे तेल को। लेकिन चलिए, ऑन दैट नोट हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। पहला सवाल लेते हैं, नासिक से योगेश भाई का सवाल है। नमस्कार, बताइए सवाल क्या है आपका? देखिए, सोया ऑयल शॉर्ट किया है फरवरी का। हेलो जी, सोया ऑयल किस भाव पे शॉर्ट किया है आपने? 600 पे। ओके, हेलो अनुज, क्या सलाह देंगे आप इनको? इन्होंने सोया ऑयल फरवरी वायदा शॉर्ट किया है 600 रुपए के भाव पर। देखिए, सोया ऑयल अगर हम पूरे रिफाइंड सोया या सोयाबीन या RM सीड की बात करें तो ये पूरा ऑयल सेक्टर जो है वो एक नेगेटिव ट्रेंड में रहा है पिछले दिनों। हालांकि थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिला है, मगर अभी भी जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो डाउन साइड में ही है। तो मुझे लगता है कि अगर ये होल्ड करते हैं या फिर अगर भाव यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ते हैं करीबन 618-620 के आसपास, तो वहाँ पर अगेन शॉर्ट करके चले। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें और गिरावट देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में दोबारा से करीबन 595-600 रुपये तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, योगेश भाई, इसके अलावा आपका कोई और सवाल भी है? हाँ, सोयाबीन शॉर्ट है 2 लॉट। ओके, वो किस भाव पे आपने शॉर्ट किया है? वो 3798 पे। ओके, अनुज, इन्होंने सोयाबीन में भी शॉर्ट पोजीशन बनाई है, वो बनाई है 3798 पर, ऑलमोस्ट 3800 का लेवल। क्या सलाह देंगे आप इनको? देखिए, सोयाबीन का अभी भी प्रॉफिट में है। मुझे लगता है कि अभी इसमें होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पूरे ऑयल सीड पैक का भी डाउन है। हालांकि थोड़ा सा बाउंस बैक जरूर देखने को मिला है इंडियन रुपीस के डेप्रिसिएशन की वजह से, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑयल सीड पैक में भी जो भी ट्रेंड है वो डाउन साइड का ही है। तो मुझे लगता है कि अगर ये दोनों ही पोजिशन को होल्ड करके चलते हैं तो नीचे आके और डाउन साइड लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है, आपके दोनों ही कमोडिटीज पे होल्ड करके रखिए, फिलहाल आपको मुनाफा मिलेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कमल तनेजा जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। नमस्कार कमल जी, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम, मैंने लेड शॉर्ट कर रखा है अपना सवाल। 113 रुपए 30 पैसे पे शॉर्ट कर रखा है मैंने एक लॉट। ठीक है, हितेश, इन्होंने लेग में शॉर्ट पोजीशन बनाई है 113 रुपए 30 पैसे के भाव पर शॉर्ट पोजीशन बनाई है। क्या रुके यहाँ पर और मुनाफा इनको देखने को मिल सकता है?
देखिए थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी बेस मेटल्स में आई अगर आप लास्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन पे देखें, क्योंकि चाइना ने बहुत सारा जो लिक्विडिटी इंजेक्ट किया है बिफोर दी हॉलीडे, जो उनकी नेक्स्ट वीक हॉलीडे आने वाली है, और थोड़ा बहुत जो इंपोर्ट नंबर्स, ट्रेड नंबर्स चाइना से आए थे वो भी सपोर्टिव थे। देखिए ओवरऑल तो अगर बात करें तो अभी भी जो लैंडस्केप है चाइना से वो भी ब्राइट नहीं है और ग्लूमी है, पर मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 वीक के लिए एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग मूवमेंट ही जाने वाला है, क्योंकि चाइना नेक्स्ट वीक क्लोज रहेगा, तो फिर जितने भी प्लेयर्स है, इन्वेस्टर्स है, वो रिमेन ऑन द साइड लाइन्स। तो आई थिंक अगर आपने शॉर्ट किया, हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो तो और जो करंट लेवल्स पे है डेफिनेटली टिकेगा नहीं, बट मुझे लगता है 112 साढ़े 12 तक आ सकता है, तो वहां पे अगर आपको आता है तो वहां पे एग्जिट करें, क्योंकि कोई लंबा मूवमेंट होने वाला नहीं है। डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग एट हायर लेवल्स, हम कॉपर में भी देख रहे हैं कि एक लेवल वहां हम प्रॉफिट टेकिंग देख 311 जाने के बाद कहा ना का स्लो मॉडरेट रिट्रेसमेंट हो रहा है, वही इफेक्ट हम मोस्ट ऑफ द अदर नॉन फेरस मेटल्स में देखेंगे। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए लेट पर। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। लातूर से नरेश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार नरेश जी, बताइए क्या सवाल है। हेलो हेलो जी। जी आवाज आ रही है आपकी, अब अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल शुगर पे है। मैंने शुगर के 30 लॉट में कॉन्ट्रैक्ट के बाय करके रखे हैं 3345 लेवल पे। ओके, तो आपको शुगर में क्या रुझान लगता है अभी? अनुज, इन्होंने बड़ी पोजीशन बनाई है, 3345 पे बनाई है ये पोजीशन। अगर आप देखें तो चीनी पिछले एक अच्छा रनअप देने के बाद थोड़ी सी कूल ऑफ होते हुए दिख रही है। इनकी मई की पोजीशन है, लगता है इस लेवल को तोड़ पाएगी, क्योंकि करंट कॉन्ट्रैक्ट में तो 3200 के आसपास रेजिस्टेंस मिला। देखिए बिल्कुल, जैसा कि इनकी लॉन्ग टर्म पोजीशन और लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में है, तो मुझे लगता है कि जो इनका व्यू है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, मींस करीबन 4 से 5 महीने का इनका व्यू है। और अगर हम देखें शुगर का, अगर हम ट्रेंड देखें तो काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड बना है। हालांकि अगर हम देखें तो पिछले 15 से 20 दिनों में थोड़ा प्राइस करेक्ट हुए हैं, बट उसके बावजूद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बाइंग आती हुई देखी गई। अगर हम टेक्निकल लेवल से बात करें, अगर हम फंडामेंटल साइड जाएँ तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है इस बार एक्सपेक्टेड है कि महाराष्ट्र का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, और हमने देखा है इसकी वजह से भाव नीचे आते हुए देखे गए हैं। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नज़र भी अब शुगर के प्राइसेस पर आने लगी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में प्राइस में थोड़ी गिरावट देखने को मिले। बट जैसा कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन को रखते हैं, मई तक अगर पोजीशन को रखते हैं, तो मुझे लगता है कि ऊपर भाव करीबन 3500 रुपये तक आ सकते हैं। मगर हो सकता है कि बीच में एक महीने के बीच में भाव में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। तो अगर इनको दोबारा गिरावट मिलती है तो वहाँ पर मुझे लगता है कि और बाइंग करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाइंग साइड में रहना ही एक फायदेमंद रहेगा। ओके, तो डायरेक्शनली आप सही जगह बैठे हैं। अगर गिरावट मिलती है तो और बाइंग भी कर सकते हैं। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे भी आपके सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और रिस्पेक्ट। हम अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश नासिक से। नमस्कार राकेश, बताइए सवाल क्या है आपका। 2 लॉट गवार सीड का बाय किया मैम, अप्रैल का 3190 पे। ठीक है, ग्वारगम में भी पोजीशन बनाई है आप? और गवारगम का खरीदा है 5800 पे 2 लॉट फरवरी का। ठीक है अनुज, इन दोनों के लिए ही क्या सलाह होगी? ग्वारगम और ग्वासीड दोनों में बाय साइड की पोजीशन बनाई है। एक अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है 3190 का सीड में, और गम में फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का बाय कॉल है 5800 पर। देखिए दोनों ही कमोडिटी मुझे लगता है कि ओवरसोल्ड कैटेगरी में अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पर देखते हैं, साथ में अगर हम देखें तो अब क्रूड का भाव भी थोड़ा बढ़ना चालू हुआ है, तो कहीं ना कहीं ग्वारगम में भी क्रूड का सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि दोनों कमोडिटी अब ओवरसोल्ड कैटेगरी में और फंडामेंटल थोड़े से पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए हैं। और साथ में देखें तो इंडियन रुपीज़ भी यहाँ डेप्रिशिएट हुआ है, तो मुझे लगता है ओवरऑल इन दोनों कमोडिटी के अंदर अब जो पोजीशन है वो बाइंग की बननी चाहिए। और हमने देखा भी है कि लोअर लेवल पर जब भी ये कमोडिटी आती है तो एक अच्छा एक्सपर्ट देखने को मिलता है, और हमने देखा था कल भी लोअर लेवल से बाउंस होते हुए देखी थी। तो जो इनकी पोजीशन है ग्वारगम या ग्वासीड दोनों में मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, और अगर ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो उनको एक अच्छा रेट मिल सकता है। अगर हम टारगेट की बात करें तो करीबन 3500 से लेकर 3800 रुपए तक ग्वासीड में भाव देखने को मिल सकता है। ओके अनुज, इतना ही वक्त बचा है हमारे पास। अनुज और हितेश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमोडिटी कॉल में हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।